आप कब कहते हैं, और 356 अगर आप पढ़ेंगे तो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बियॉन्ड रिडेम्पशन, राइट। मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिकली राज्य सरकार के अब हाथ से निकल चुकी है। देखिए बहुत, अब इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट ना डिसीजन नहीं हो सकता, बहुत बहुत ग्रे एरिया है। मैं थोड़ी जल्दीबाजी की तो मुझे लगता है कि वो शायद ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया है जहां पे 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन ममता बनर्जी हैं, नाक में दम करके रखती हैं केंद्र सरकार। उसके पीछे का कारण कहा जाता है कि जैसे मोदी शाह एकदम ज़मीनी स्तर से आई, कॉलेज के चुनावों से निकल कर यहाँ तक पहुँचे, ठीक वैसे ममता बनर्जी ने अपनी लड़ाई लड़ी। तो उनको पता है कि राजनीति कैसी होती है और इसीलिए मोदी शाह भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और कोई राज होता तो राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। नहीं, मुझे नहीं लगता है रोहित जी, क्योंकि देखिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ ममता जी भी जहाँ से आई हैं वो सेल्फ मेड है। उनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इनफैक्ट जब उनको दिखने लगा कि कांग्रेस एक तरह से लेफ्ट के साथ गठजोड़ की स्थिति में है तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। इनफैक्ट उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेसिडेंट्स रूल की बात है, 356 लगाने की बात है, तो सिर्फ आप 10 साल का शासन देख लीजिए और इसमें फैक्ट्स पे देखना चाहिए। 10 साल के शासन में कितनी बार अभी तक उपयोग किया 356? एक भी बार नहीं, किसी भी राज्य में चाहे जो भी कंडीशंस आई हो। तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार का एक तरह से अनसेट प्रिंसिपल है कि जितना पॉसिबल हो पाएगा इस आर्टिकल का क्योंकि हमने इतिहास में देखा हुआ है कि इस आर्टिकल का कितना दुरुपयोग हुआ है। 77 के चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार आई तो सारे कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त कर दी गई। 80 में इंदिरा गांधी आई तो सारे जनता पार्टी की सरकारें बर्खास्त। राम मंदिर जब मस्जिद गिराई गई, वो विवादित ढांचा, यूपी में हुआ, भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार निरस्त हटा कर दी दी गई। गई। बिल्कुल, तो इतना दुरुपयोग हो चुका है उसका, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा और मेजर्ड कदम लिया है। लेकिन क्या मणिपुर और जम्मू कश्मीर में जब ऐसे हालात बने, 10 साल बाद चुनाव वहां पर हुए, मणिपुर में आपने आखिर में आकर लगाया, तो क्या जब मणिपुर में एक्शन हो सकता था, राष्ट्रपति शासन लग सकता, तो क्या बंगाल की स्थितियां खराब हो रही थी? नहीं किया, फिर माइलेज गेन करना था कि चलने दो जो चल रहा है अभी। देखिए बहुत, अब इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट ना डिसीजन नहीं हो सकता, बहुत बहुत ग्रे एरिया है। आप कब कहते हैं, और 356 अगर आप पढ़ेंगे तो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बियॉन्ड रिडेम्पशन, राइट। मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिकली राज्य सरकार के अब हाथ से निकल चुकी है। तो ये बहुत डिबेटेबल हो जाता है। कई बार आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ राज्य सरकार के तो हाथ से निकल ही चुकी है क्योंकि कुछ कर नहीं रही है। लेकिन फिर भी फाइनली मुझे लगता है आप जितना रेस्ट्रेन बरतेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फाइनली आपको वोटर्स को जवाब देना है, जो आम लोग हैं उनको जवाब देना है, उनको दिखना चाहिए कि जस्टिफाइड है। कई बार आप, जैसे आप भैरव सिंह शेखावत की आपने बात की, तो अगर कांग्रेस लगाई तो हीरो कौन बना? हीरो सरकार बनी जिसे गिराया गया। तो फिर हम एक तरीके से उन्हें मार्टर बना के हीरो बना देंगे अगर आपने थोड़ी जल्दीबाजी की। तो मुझे लगता है कि वो शायद ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया है जहां पे 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, 58 लाख नाम जो कटे, 58 लाख से ज़्यादा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो पारंपरिक वोटर काटे गए टीएमसी के। आपको भी लगता है कि क्या जानबूझकर मिलकर खेल किया जा रहा है इसी के साथ बीजेपी? सबसे पहले ना इस तरह के सवालों के लिए, एक्यूजेशन के लिए आपको प्रोसेस पे जाना होगा। प्रोसेस देखिए क्या है एसआईआर का। प्रोसेस में क्या बोल रहा है एसआईआर? वो बोल रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है अभी, जिसपे पिछले चुनाव हुए होंगे, हम उसको उठा रहे हैं। बेसिकली हम उसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें बीएलओ होगा। वहां का बीएलओ कौन होता है? वहीं के शिक्षक हो सकते हैं, वहीं के कोई और अधिकारी हो सकते हैं, पंचायत का अधिकारी हो सकता है, कोई भी। ये किसका अधिकारी होगा? जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसी का अधिकारी होगा, उसे बीएलओ अपॉइंट करते हैं। हर बूथ पे एक बीएलओ होता है। वो कह रहे हैं कि बीएलओ जाएगा, चेक कर लेगा कि अभी भी ये व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जहां कहीं भी उसे थोड़ा डाउट लगेगा वहां पे वो कह सकता है कि भाई आईडी कार्ड दिखा दीजिए या मुखिया से पूछवा दीजिए। कोई भी एक बेसिक चेक होना चाहिए। और उसमें फिर जो लोग नहीं मिलेंगे तो फिर उनके नाम हटाए जाएंगे और फिर वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि अरे आपने हमारा गलती से हटा दिया, और फिर से वो जुड़ जाएंगे। उसमें कोई इशू नहीं, फॉर्म 6 भर सकते हैं। अब जब बीएलओ आपके हैं, सबसे पहले तो आपके राज्य सरकार के कर्मचारी है बीएलओ, वो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी नहीं है, पहला। दूसरा, मान लीजिए वर्स्ट केस बोल रहा हूं मैं, उस बीएलओ ने फिर भी आपके कर्मचारी होते हुए गलत भावना से 10 लोगों का नाम काट दिया, तो उन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की। ड्राफ्ट लिस्ट के पब्लिश करने के बाद अभी 1 महीने का समय दिया गया, किस लिए? कि आप फॉर्म भर दीजिए कि मेरा नाम गलती से कट गया है या मैं यहीं रहता हूं, और वो फॉर्म जैसे ही आप देंगे तो आपका नाम उसमें जुड़ जाएगा। और उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट पब्लिश की जाएगी, फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश की जाएगी।
तो पूरे प्रोसेस में रोहित जी, एक है कि ठीक है राजनीति करनी है तो मैंने कुछ भी बोल दिया, और एक ये पूरे प्रोसेस में आपको कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। दूसरा, आप देख लीजिए अभी चुनाव हुए ना बिहार में एसआईआर के बाद, आप लोग इनफैक्ट फील्ड पे थे, हम लोग फील्ड पे थे, इतना मुद्दा बनाया गया, लेकिन जब फील्ड पे जाते तो एक आदमी नहीं मिलता था जो कहता हो कि हाँ सही में मेरा नाम कट गया। ब्राजील से लाना पड़ा वो तो बताने के लिए। तो एक्चुअली राजनीति अलग है। कोई भी व्यक्ति और थोड़ा सा भी जागरूक होगा, इलेक्शन कमीशन बार बार उसको रिमाइंडर्स भेज रहा है, 1 महीने का विंडो दिया जा रहा है, फिर सप्लीमेंट्री आएगा। कोई भी व्यक्ति जो वहां पे एग्जिस्ट करता है गलती से भी नाम नहीं कट सकता। बिहार का जिक्र किया मित्तल जी आपने, तो वहाँ पर चर्चा थी जंगल राज की। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री के जुबान से जंगल राज की बात निकली। फिर 202 सीटें आप लेकर आ जाते हैं एनडीए वाले, दिल्ली से प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं और उसी संबोधन में वो कहते हैं जहाँ जहाँ माँ गंगा गई हैं वहाँ वहाँ बीजेपी एनडीए पहुँचेगी। अब फिर जब प्रधानमंत्री पहुँचते हैं पश्चिम बंगाल तो वहाँ पर जिक्र करते हैं महाजंगल राज का। ये टीएमसी का महाजंगल राज क्या है? देखिए, एक है कि जैसे जो बिहार का जंगल राज था, आप उसमें 90s की बात करते हैं, जब एक तरह से आज की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीडिया प्रेजेंस नहीं था, क्राइम्स इतने बड़े बड़े हो जाते थे पता भी नहीं चलता था, राइट, न्यूज़पेपर्स उतने पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। अब क्या है ना, इतना ज़्यादा मीडिया है, आइज है, और उसके बाद भी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं जो सोच के देख के लगता है कि कैसे डेमोक्रेटिक हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, देखिए देश के बाकी किसी भी राज्य में आप लेफ्ट रूल बस हटा दीजिए, क्या होता है कि पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन जब सरकार बन जाता है तो पार्टी और सरकार में एक डिफरेंस होता है, राइट। आप देखेंगे सरकार जो चला रहे हैं वो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपना चला रहे हैं, विधायक हैं, ठीक है, समन्वय होता है दोनों में, लेकिन पार्टी अपनी चलती है, ये अलग चलती है। बंगाल में जो कल्चर डेवलप हुआ, आज से नहीं, वो कम्युनिस्ट रूल के समय से, वो क्या हुआ कि पार्टी ही सरकार चलाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, मंत्री अपॉइंट हो गए, विधायक है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक छोटा मोहल्ला है, दूसरी पार्टियों में उस मोहल्ले का कोई एक बूथ अध्यक्ष होगा, पंचायत अध्यक्ष होगा, ब्लॉक अध्यक्ष होगा, वो अपना पार्टी का काम करता होगा। बंगाल में ये व्यक्ति एक तरह से गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो अगर वो उस मोहल्ले का जो अध्यक्ष है, वो पंचायत का जो अध्यक्ष है, जो ब्लॉक का अध्यक्ष है, वो फोन कर देगा सीधे सीईओ ऑफिस में या बीडीओ ऑफिस में या एसपी ऑफिस में, तो सुनेगा उसकी बात, और इस प्रकार से सुनेगा कि सरकार ये बोल रही है। ये कल्चर रहा है पहला। और इसमें हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे काम भी करा दिए हो, लेकिन इसमें गलत काम भी होते हैं। दूसरा, अब जब ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं तो उस जगह पे आप जिस पंचायत में बैठते हैं, जिस बूथ पे बैठते हैं, जिस मोहल्ले में बैठते हैं, कोई भी काम या डिस्प्यूट इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना सॉल्व नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस पे इंटर कर रही है तो इनसे सलाह ले लेगी कि भाई मतलब ये यहाँ पे डिस्प्यूट है तो इसमें क्या होना चाहिए। अब इसका और एक्सटेंशन क्या होता है, उस पूरे मोहल्ले में कोई कंस्ट्रक्शन का काम अगर होगा तो उन लोगों को, इन लोगों को, इस व्यक्ति को अपने साथ लेना हो। अब साथ लेने के लिए या तो उसे पैसे देने होंगे, या तो कि हमारे घर में जो सीमेंट लगेगा, जो छड़ लगेगा, जो ईंटें लगेंगे, वो आप दे देंगे, आपका कोई व्यक्ति दे देगा। तोला मनी भी कहते हैं उधर कुछ बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो गया, ये कम्युनिस्ट पार्टी के रूल से है। और ये जो पार्टी के व्यक्ति होते हैं इतने पावरफुल हो जाते हैं, फिर इनके क्लब्स, वहां पे आप देखेंगे बंगाल में क्लब का कल्चर है, तो कोई भी जो लोकल इशू है वो वहां का क्लब एक तरह से आप समझ लीजिए उसका आधिपत्य है उसको सॉल्व करने का, हर डिसीजन उनके। तो ये कई बार बहुत छोटे छोटे माइक्रो अराजकता में फैल जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो ये किया ही किया, जिसके खिलाफ ममता दी लड़ी, लेकिन जब टीएमसी की भी सरकार आई तो इस स्ट्रक्चर को कहीं से डिस्टर्ब नहीं किया गया। वो स्ट्रक्चर आज भी वही है टीएमसी में, और इसलिए आप जितना पॉलिटिकल वायलेंस देखते हैं ग्राउंड पे, आप क्यों देख पाते हैं? आप इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता है वो इतना ज्यादा एम्पावर्ड है पार्टी के द्वारा, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक तरह से सरकार मानता है कि सरकार का ही छोटा वाला अंग है, और इसलिए कई बार वो ऐसे काम करके भी वो बच जाते हैं। इसलिए आप देखिए, आप पिछला पंचायत चुनाव देख लीजिए, वहां का जहां तक अगर मुझे डेटा सही याद है 1/3 सीटें अनकंटेस्टेड टीएमसी जीत गई। 1/3। ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कैसे हो सकता है कि पंचायत में दूसरा उम्मीदवार ही कोई खड़ा नहीं हो रहा 1/3 सीटों पे?